नमस्कार, एनडीटीवी नेटवर्क के सभी दर्शकों का स्वागत है। अंतरिम बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का ये पहला इंटरव्यू है जो एक्सक्लूसिव एनडीटीवी के दर्शकों के लिए हम लेकर के आ रहे हैं। प्राइवेट नेटवर्क में ये पहली बार हमसे बात कर रही हैं। मैडम, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बधाई। इस बजट के बारे में जो एक कीवर्ड सामने आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है कॉन्फिडेंस। और वो इस बेसिस पे आया है कि फिस्कल डिसिप्लिन को जिस तरीके से आप लोगों ने अभी तक मैनेज किया और कोई बड़े अनाउंसमेंट नहीं किए जिसकी एक्सपेक्टेशन हम सब लोगों को हमेशा रहती है, और पॉपुलिज्म के चक्कर में भी आप नहीं पड़ी, तो ये उस हिसाब से ये आपके जो कॉन्फिडेंस को बताता है चुनाव के ठीक पहले। वो आप इतनी कॉन्फिडेंट क्यों हैं? इसलिए हैं कि पिछले 10 साल में कंसिस्टेंटली एक के बाद एक करके, एक के बाद दूसरे अच्छे जनता के हित में योजनाएं, और सिर्फ योजनाएं घोषणा ना करते हुए उसको आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति जो है उन तक पहुंचाने के लिए जो मेहनत हुई, और उस मेहनत के कारण सफलता पहुंचने में हुई, और लोगों में मतलब बेनिफिशियरी में, लाभार्थी में, उनका मन में ये भाव है कि हाँ, जो आपने योजना लॉन्च किए हमारे हित में वो हमें पहुंचा है। जब वर्ड ऑफ माउथ, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, वर्ड ऑफ माउथ आखिरी लाभार्थी तक विषय पहुंचता है और वो खुद बोलते हैं कि मुझे मिला है, उनके अगल बगल में रहने वाले को भी कॉन्फिडेंस, अगर उनको मिला नहीं अब तक, उनको कॉन्फिडेंस आता है कि ये सरकार बोलती है, करती है, दिखाती है, मिल चुका है सबको। इसलिए कहीं भी आप देख लीजिए जहां प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होता है, ऐसे लाभार्थी लोग अपने आप में आकर के बोलते हैं हमें घर मिला है, बिजली मिला है, पानी घर तक मिला है, नल में से पानी मिल रहा है, और हमारे अकाउंट में पैसा डायरेक्टली मिलता है। अगर आप बोलते हो 1000 रुपया, 1000 रुपया पूरे के पूरे हमारे अकाउंट में जमा होता है। ऐसे सचमुच जो योजना जनता के हित में लॉन्च हुआ वो सब जनता तक पहुंचा है। इसलिए कॉन्फिडेंस से जनता के आशीर्वाद पहले मिला, पहले दूसरे बार भी मिला इससे पहले, और अभी भी मिलेगा। यही है कॉन्फिडेंस। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के ऊपर जो जनता में विश्वास है, अटूट विश्वास, उससे निकलता है कॉन्फिडेंस। लेकिन ऐसा है मैडम कि चुनाव के पहले कितना भी अच्छा हाल हो किसी इनकम्बेंट का, तो थोड़ी तो एक वो एंग्जाइटी रहती है कि कुछ 4 अनाउंसमेंट कर दो, ब्रॉड अनाउंसमेंट आप कर सकती थी, आप उससे भी बच गई बिल्कुल। वो क्यों? पहले से प्रधानमंत्री जी, पहले से मतलब पिछले से अगस्त सितंबर से लगातार धीरे धीरे जब प्रयत्न हमारे तरफ से शुरू हुआ कि बजट के लिए क्या, कैसे हम क्या करना है, और एक्चुअली सितंबर अक्टूबर में से आमतौर पर कंसल्टेशन वगैरह होता है, वो कंसल्टेशन इस बार हम नहीं किया, क्योंकि मैंने जब प्रधानमंत्री जी से एडवाइस ली और उनका ये कहना था स्पष्ट, ये वोट ऑन अकाउंट है, आप कंसल्टेशन अब करने में क्या फ़ायदा, जुलाई के बजट में करना, उसके लिए करना उचित होगा, वो तो अभी नहीं करोगे, बाद में करोगे। फिर वो एक विषय। दूसरा विषय ये भी था लगातार डिस्कशंस में कि हमारे 10 साल के कार्यकाल, उस विषय में जितना नंबर के साथ, मतलब कितना अमाउंट गया जनता के लिए, कितना डायरेक्टली पहुंचा, और उससे उनका लाइफ में कितना बेहतरी हुई, ये सब एक्सप्लेन करते हुए आपके बजट के स्टेटमेंट होना चाहिए। और इसमें कैसे डिसिप्लिन को हम मेंटेन किए बिना वेलफेयर स्कीम में कटौती, वो बात पहले से ही गाइडेंस के नाते प्रधानमंत्री जी से मिलता आया। इसीलिए हम वोट ऑन अकाउंट में पहले से स्पष्ट थे कि अच्छा स्टेटमेंट बनाना चाहिए जिसमें इनकम और खर्च, इसका अच्छा विवरण हो, ये से ब्यौरा हो जिससे जनता को समझ में आए कि जितना पैसा आया
उससे कितना बचाव किया और मतलब कितना सेविंग्स हुआ ठीक तरीके से करने में, और उनके लिए और क्या आने का संभावना है। इसीलिए सेशन शुरुआत में ही माननीय प्रधानमंत्री जी का एक लाइन शायद आपने सुने होंगे कि कल बजट पेश होने वाले, उसमें दिशा निर्देश करने वाले बातें जरूर होगा, वही डायरेक्शन सेटिंग बात। और वो चारों जो पॉइंट उन्होंने रखे वो बड़े ही सिग्निफिकेंट हैं। फिर भी आपके पास, चूंकि फिस्कल डिफिसिट के नंबर को आपने अच्छे से मैनेज कर लिया, तो थोड़ा खर्च करने का रूम था। चाहते थे तो कर सकते थे आप, लेकिन वो उस चक्कर में भी या उस लालच में भी आप लोग नहीं आए। तो मेरा ये मानना है कि जो एक एक्सपेक्टेशन रहती है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन आपने सुना होगा, ऑब्जर्वेशंस आए कि पॉपुलिस्ट स्कीमें नहीं अनाउंस की। मेरा कहना, आपके पास स्पेस था, फिर भी क्यों नहीं किया? क्योंकि जैसे आपने पहले प्रश्न में से ही पूछ लिया, सबके मन में ये जरूर एक भरोसा, कॉन्फिडेंस था कि जनता समझ रही है कि जो योजनाएं हम तक पहुंचा और सरकार जो ट्रांसपेरेंट तरीके से किसी लालच में नहीं पड़ा और कुछ लिपापोती करने का कभी कोशिश नहीं किया, ऐसे सरकार जिसका समर्थन होना चाहिए हम देने को तैयार है, ऐसे मूड में देश है। इसको समझते हुए हम इस शॉर्ट टर्मिज्म की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आई थिंक बजट के विषय में पहले से भी उनके सीएम के कार्यकाल से माननीय प्रधानमंत्री जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अच्छा सा डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। आप सही कह रही हैं। हो सकता है कि हम लोग जो मिनिस्ट्री ओपिनियन वाले हैं, हमको ये बात समझने में देर लगी, लेकिन ये खर्च और कमाई के मामले में वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं और वो इसमें पूरी तरह से दिख रहा है। और फिस्कल डिसिप्लिन में दूसरी चीज़ जो स्ट्राइकिंग है, क्योंकि देखिए आपका यश क्या है कि ये छठा बजट है आपके लिए, इंशाअल्लाह सातवां भी होने ही वाला है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। तो उसमें यह है कि ये लालच नहीं है कि कोई ऐसा काम करो जिससे कि सब्सिडी ज़्यादा देनी पड़ जाए। यूपीए रिजीम का एक तरीका था कि सब्सिडी ज़्यादा देंगे, टारगेटेड, डायरेक्ट, इफेक्टिव बेनिफिट ट्रांसफ़र, वेलफेयरिज्म आपका दूसरे तरह का था। ये बड़ा माइंडसेट चेंज है। दूसरी चीज़, इन्फ्लेशन का जो मैनेजमेंट है आपका, मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट को देखें, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं उसमें इन्फ्लेशन को आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया है। वो आप कैसे कर पाए, लुकिंग एट दी प्रेशर्स एंड पुल्स, उस पर थोड़ा बताना चाहें। एक विषय आपके प्रश्न पहले ऑब्जर्वेशन के ऊपर, फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करना, सब्सिडी के विषय, इसमें वो क्या बोलते हैं, दे आर नॉट सब्स्टिट्यूट टू वन अनदर। फिस्कल डिसिप्लिन होना है तो सब्सिडी कटवाना है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। फिस्कल डिसिप्लिन एक और, मगर जहाँ सब्सिडी, जैसे कि फर्टिलाइजर सब्सिडी कोविड काल में और उसके तुरंत बाद में और उसके अगले साल भी हज़ारों रुपया डिफरेंस जब निकला, मतलब 1 केजी यूरिया अगर आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए जो पैसा देना था, विच देते आए हम उस साल, और लगातार 2 साल ऐसे 100 रुपया के जगह पर 1500 रुपया तक पहुंचा दाम। फिर भी हम इंपोर्ट किए और फिर भी उस प्राइस को, उस डिफरेंस प्राइस को क्या बोलते हैं, इंक्रीज्ड कॉस्ट को किसान के ऊपर नहीं डाला। जितने भी बोझ आया वो हमारे ही ऊपर ले लिया और किसान को फर्क नहीं पड़ा ग्राउंड में कि इस प्राइस राइस से पहले जितना देते थे बोरी 290 या 300 रुपया, उतना ही उसके बाद भी दिए। सो फिस्कल डिसिप्लिन, इसीलिए हम सब सब्सिडी बोझ उठाएंगे नहीं और किसान के ऊपर डाल दो, वो कभी नहीं हुआ। इसीलिए वो क्या बोलते हैं, पर्यायवाची नहीं है। इट्स नॉट दिस और दैट, दिस और दैट नहीं है। वो अप्रोच में हम देखते हैं कि कहाँ वो बोझ उठाना पड़ता है, हम ज़रूर बिना संकोच उठाते हैं।
सो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड, आपने ये प्रश्न पूछा कि फिजिकल डिसिप्लिन आपके पास कंफर्ट लेवल होने के बावजूद भी आप ये पॉपुलिज्म में नहीं गए। जैसे मैं पहले बताया, पॉपुलिज्म नहीं, एम्पावरमेंट के रास्ते में हर योजना जब तैयार होती है, लोगों तक उनको जो बेसिक नेसेसिटी पहुंचना है वो पहुंचाने के लिए हर कोशिश करो। उसके बाद उनके अपने मर्जी कहाँ क्या उनके परिवार के लिए वो करना चाहते हैं। ये नहीं है कि उनके हैंड होल्डिंग ऐसे करो जिससे उनका अपने डिसीजन मेकिंग का भी ताकत बचता नहीं है, ऊपर से वो डिपेंडेंट हो जाता है। वो नहीं है एम्पावरमेंट। हम एम्पावरमेंट के रास्ते में, ना कि एंटाइटलमेंट के रास्ते में चलने वाले लोग हैं, इसीलिए वो सही बैठे। हाँ, इसमें मैम लेकिन एक ऑब्जर्वेशन आता है कि वल्नरेबल सेक्शन की मदद जो लॉन्ग टर्म में हम कर रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली ग्रोथ के लिए जो जॉब क्रिएशन होना चाहिए उसमें इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि हो सकता है उतनी जॉब और रियल प्रोडक्टिविटी किक इन करने में और वक्त लग जाए, क्योंकि हम सोशल सिक्योरिटी की मदद से चल रहे हैं। ये भी एक नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सोशल वेलफेयर, आपने शब्द यूज़ किया वेलफेयर के, वेलफेयर परिवार तक पहुंचने के लिए हाँ ज़रूर करेंगे। वेलफेयर क्या होता है? उनको पॉकेट से खर्च ना करना ट्रीटमेंट को हॉस्पिटल में पहुंचने में, वो वेलफेयर है। जहाँ गरीब के लिए उनके खर्च, उनके पैसा, उनके सेविंग्स से ना हो, ना कि सरकार से जो आयुष्मान भारत जैसे एक लार्ज ग्रुप इंश्योरेंस प्रोग्राम जिसमें सरकार प्रीमियम बना पे करते हैं, आपको मुफ्त में इलाज मिलता है 5 लाख रुपया तक। वो वेलफेयरिज्म, उसके लिए हाँ ज़रूर खर्च करेंगे। ऐसे ही अच्छा क्वालिटी स्कूल के लिए, कंप्यूटराइजेशन के लिए, कंप्यूटराइजेशन द्वारा बच्चों को नया तरीके से सिखाने के लिए, ये सब वेलफेयरिज्म कंटिन्यू करेंगे। मगर जब आप जॉब उसको इससे जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मैं ये बात स्पष्ट रखना चाह रही हूँ कि हर विषय, हर लार्ज प्रोजेक्ट, हर छोटे प्रोजेक्ट, हर पॉलिसी डिसीजन जब भी हम लेते हैं और कैबिनेट में जाते हैं मंजूरी के लिए, पहला प्रश्न ये आता है प्रधानमंत्री जी से कि इससे जॉब्स का क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना नया जॉब्स उत्पन्न होगा इससे, डायरेक्ट कितना, इनडायरेक्ट कितना। इसके ऊपर स्पष्ट तैयार करने के बाद ही कैबिनेट नोट पहुंचता है कैबिनेट में। वो एक फिल्टर है जिससे पास होना चाहिए। हाँ, हर पैसा जो इन्वेस्टमेंट में आ रहा है उससे जॉब्स में, नया जॉब क्रिएशन में, डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएशन में क्या असर पड़ेगा, ये 3 मापदंड उपयोग करते ही है। वो एक विषय। दूसरा, जॉब्स मतलब एम्प्लॉयमेंट इन समबडी एल्सेस ऑफिस नहीं, सरकारी हो, प्राइवेट सेक्टर हो, उधर जाकर एक रोजगार मतलब एक जॉब लेना एक तरीका है, ठीक है, वो भी सचमुच अच्छा है। मगर अगर आप में क्षमता है, आप ही अपने बिजनेस चलाने के लिए कोशिश करेंगे, उसको भी हम मदद कर रहे हैं। छोटे हो, एकदम छोटा हो या मीडियम साइज हो, उन सबको बिना कोलैटरल लोन देने का इतना तरह की पॉलिसीज जब है और स्कीम्स जब चलाते हैं, वो अपने अपने रोजगार अपने आप स्वयं क्रिएट करते हैं। और जब क्रिएट करते हैं, एक आध लोग को जॉब भी देते हैं। इसीलिए इसमें जब हम प्रोत्साहन देते जा रहे हैं, आपके एम्प्लॉयमेंट के कैलकुलेशन, बैंक के द्वारा जितने लोगों को उनके अपने बिजनेस चलाने के लिए मदद मिला, और ऐसे मदद मिला जिसमें उनका कोलैटरल तक देने का आवश्यकता नहीं था, ये सब भी गिनती में आना चाहिए। ये मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि वो एक क्रिटिकल मास अब इकट्ठा हो गया है जिससे कि जॉब और कंजम्पशन दोनों का क्रिएशन का एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। हाँ, इसीलिए आप देख रहे हैं कि रिकवरी का फेस एक था, कोविड के बाद रिकवरी का 1 आध साल, 2 साल मान लीजिए, उसके बाद जो चल रही है वो सस्टेन्ड ग्रोथ है और तेजी से ग्रोथ है जी। ये सब छोटे छोटे भागीदारी
जो हिस्सा ले रहे हैं आज इकोनॉमिक एक्टिविटी में, उसकी वजह से प्रोपेल कर रहा है उसको। मैम आपसे मैं उस दिन प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में सोलर सिटी बनाने की बात कही थी, तो सोलर सिटी हाउसिंग लखपति दीदी पर भी बात करना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि हम लोग मैक्रो पे हैं तो एक दो सवाल और ले लेते हैं। वो ये है कि इंतज़ार था सबको कि कैपेक्स तो आप चूंकि पिछले साल 30-35% बढ़ा था तो इस बार ज़्यादा बढ़ाएंगी, और आप ही का सरकारी डेटा बताता है, आपने एक जगह जिक्र भी किया कि 1 रुपया लगाओ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो 3 रुपया ऐड होता है जीडीपी में, जबकि डीबीटी से 90 पैसे ऐड होते हैं। तो हमको लग रहा था कि इसमें बहुत एग्रेसिव टारगेट आप करेंगी, शायद आपने रोक रखा है जुलाई के लिए। ठीक बात है, जुलाई में इसके ऊपर एग्जॉस्टिवली सोच होगा, मगर इसके साथ एक भी मैं दूसरे और पॉइंट भी मैं कहना चाह रही हूँ, इसमें कम नहीं हुई कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो एलोकेशन होना है उसमें कटौती नहीं है। आप जब लो बेस से 30% के इंक्रीज देख लिया, आपको ये लगता है 11% इंक्रीज इज नॉट बिग, मगर वो हायर बेस से हो रही है। ऑलरेडी 10 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए देने के बाद और 11% इंक्रीज करना आपको लगता है 30% जैसे नहीं, ये छोटा है, मगर 11 लाख करोड़ तक पहुंचे हैं। अग्री। और इसमें आप जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा डालोगे, ये भी है कि अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को भी हम मन में रखना चाहिए। स्टेट्स में और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो आप पैसा खर्च कर रही हो एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, उसमें एक साल के अंदर कितना खर्च कर पाएंगे जी? एक ही साल के अंदर, हर साल आप रिन्यू करते जाओ। कैपेसिटी है कि नहीं? कैपेसिटी है मान लो, फिर भी वो टाइम लगता है टू ट्रिकल डाउन। बिल्कुल। आप लास्ट ट्रिकलिंग पॉइंट को मन में रखते हुए ये 50 लाख करोड़ करो, क्या वो 50 लाख जाएगा 12 महीने के अंदर? नहीं, स्टेडीली वी हैव टू कीप दैट अप। और अभी हम देख रहे हैं कि प्राइवेट कैपिटल भी ज़्यादा आना शुरू हो गया है। मैं इस पर आना चाहता था मैम, आप लोगों ने बहुत ज़ोर से इंजन को चलाया और वो माहौल बना दिया कि अब प्राइवेट कैपिटल आ सकती है, लेकिन खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में ये आपकी जो आशा है इसको मैं थोड़ा सा चैलेंज करना चाहूँगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बातें तो बहुत कर रहा है, लेकिन वो जो मूड और टेम्परामेंट होता है इन्वेस्ट करने का, थोड़ा सा उसमें गैप है। व्हाट आर दोज फैक्टर्स दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस दैट प्राइवेट कैपेक्स विल नाउ किक इन? सी, व्हेन यू स्पेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने पहले बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर के विषय में स्टेट्स का भी एक रोल समझ करके उनको भी दे रहे हैं पैसा, और वो 50 इयर्स के लिए इंटरेस्ट फ्री दे रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स के लेवल पर भी बहुत सारे सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स का कंप्लीशन हो रही है इस सुविधा के कारण। अभी प्राइवेट सेक्टर के बाद जब आपने उठाया, उसमें रोल मैं देख रही हूँ, सीधा वो डायरेक्टली एक बड़ा ब्रिज को बिड करेंगे, वो कंप्लीट करेंगे, वो भी होगा, मगर आजकल जो नया जो हम ओपन कर रहे हैं पीएलआई के द्वारा, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में उपयोग आने वाले इक्विपमेंट्स हो, उनका मैन्युफैक्चरिंग में भी प्राइवेट का पार्टिसिपेशन हो रही है। सो डायरेक्टली बिड करने के लिए भी आ रहे हैं इन्वेस्ट करके। दूसरा, उस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जितने भी मशीनरी चाहिए उसमें भी प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हो रही है जी। क्या कुछ ऐसा असेसमेंट अगर हम लगाएं तो गलत तो नहीं होगा कि एक्चुअली पीपीपी की जो ड्राफ्टिंग है वो एक प्रॉब्लम एरिया रहा है और उसमें मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे, वहाँ थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा? सुझाव लेती हूँ, बिल्कुल, मैं पहचानती हूँ भी कि ऐसे प्रॉब्लम है, हाँ, काम बाकी है उसमें। जी बिल्कुल। दूसरी चीज़, शायद इसका भी संबंध माइंडसेट से है, क्योंकि आप लोगों के अप्रोच को समझने में पब्लिक ओपिनियन को थोड़ा वक्त लगता है। वो ये है कि डिसइन्वेस्टमेंट कहें या प्राइवेटाइजेशन कहें, वो अब बड़ा मौका है, क्योंकि हम लोग जिस 7% को टारगेट कर रहे हैं वो और शायद उससे ज़्यादा हो पाए, उसके लिए एकदम माहौल बन गया और आप लोगों ने वो एनर्जी क्रिएट कर दी है। देश भी तैयार है। हमको लगता है कोई ये नहीं कहेगा कि आप मजबूरी में या डिस्परेशन में सेल कर रहे हैं। अब तो मौका है, आप अपनी वैल्यू कमांड कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं।
तो क्यों नहीं उसका कोई इंडिकेशन इस बजट में आपने दिया है, या ये इसको आप प्रायोरिटी मानते ही नहीं कि डिसइन्वेस्टमेंट एक बड़ी ज़रूरी और अच्छी चीज़ है? नहीं, डिसइन्वेस्टमेंट के विषय में मैं तो स्पष्ट वो पॉलिसी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी ही 21 बजट में ले आई। उस समय ही हमारी कमिटमेंट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट स्पष्ट हो गया है। इसमें पीछे हटने का, संकोच करने का कोई विषय ही बनता नहीं है। मगर डिसइन्वेस्टमेंट के बात जब हम करते हैं, ये भी हम मानना चाहिए कि आजकल वैल्यूएशन के विषय में लिस्टेड कंपनी हो, नॉट लिस्टेड कंपनी हो, सबके वैल्यूएशन का विषय एक जमकर बन रही है कि सचमुच वैल्यू क्या है इस कंपनी का। लिस्टेड कंपनी ही लीजिए, पब्लिक सेक्टर कंपनीज में बहुत लिस्टेड है, उनका वैल्यूएशन के ऊपर भी हम ध्यान देना चाहते हैं। इसीलिए अगर एक तुरंत डिसइन्वेस्टमेंट सेल हो गया वगैरह ना करते हुए भी काम उसमें बहुत चल रही है। कैसे काम? उनका असल में वैल्यूएशन क्या है, इंटरनल सिस्टम्स सही है कि नहीं। आपको एक छोटा विषय याद दिलाना चाहती हूँ। LIC का IPO घोषणा होने के कगार में जब हम थे, मुझे आश्चर्य लगा, मगर उसके बाद मैं रुकी नहीं, पूरे के पूरे ताकत लगा करके उसको सही भी किया। इंटरनल सिस्टम्स में LIC में बहुत सारे और गैप्स फिल करने का आवश्यकता था, अदरवाइज उसका टेक वैल्यूएशन करने में बहुत ही मुश्किल होता। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पिछले लगातार 50 साल से या 91 से लीजिए, इंटरनली प्रोफेशनलिज्म ले आने के लिए बहुत कोशिश की, मगर ये प्रोफेशनलिज्म मार्केट ओरिएंटेशन के लिए इतना नहीं था। मार्केट ओरिएंटेशन के लिए जब नहीं, आपके वैल्यूएशन के इश्यूज में 100% प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करने का शुरू भी नहीं हुआ, जो हमने LIC के IPO से पहले अच्छा सा शुरुआत की। वैसे ही PSU सब में भी आज वैल्यूएशन के लिए जितने भी सिस्टम्स में प्लेसमेंट होना है वो सब करके उनका वैल्यूएशन को अधिक बना रहे हैं, जिससे आपका डिविडेंड, अच्छा क्वालिटी का डिविडेंड मिल रही है आज PSU। अब यही टेम्पलेट आप हाँ हाँ बिल्कुल। अब आते हैं इनोवेशन फंड पे, जो अभी लगता है कि शायद सेकंड, थर्ड या फोर्थ हेडलाइन है, लेकिन मुझे वो बहुत सिग्निफिकेंट लग रहा है। वो उसको कोई कैसे अवेल कर पाएगा और कौन एडमिनिस्टर करेगा, ये स्कीम कैसे वर्क करेगी, क्योंकि R&D सचमुच एक बहुत बड़ा एरिया है जहां हम लोग लेट हैं। लेट कहना प्रॉब्ली सही नहीं है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन 2 साल पहले बजट में, वो तब भी नया नहीं था। क्यों ऐसे बोल रही हूँ? इस देश में शायद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इनोवेशन के लिए फंडिंग बहुत सालों से है, मगर वो बिखरा हुआ था और उससे क्या निकल रहा वो भी ठीक डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं हुआ करता था। 2 साल पहले जब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया, ये सब बिखरा हुआ अमाउंट्स को ले आकर के एक ही बॉडी में रख के उससे डिस्ट्रीब्यूट करो, एनकरेज करो इनोवेशन के लिए, वो अटेम्प्ट तब ही शुरू हुआ। अभी क्या चल रही है? अभी हमने पैसा डाल रहे हैं 50 साल एज दो इंटरेस्ट फ्री लोन हम दे रहे हैं। उस पैसा को एक ऑर्गेनाइजेशन में बिठाएंगे, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोफेशनली चलाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में जहां फंडिंग का कमी है, जहां इनोवेशन बहुत अच्छा होना है, उनको फंड करने के लिए ये बॉडी। इससे पहले का अप्रोच सरकारी इनोवेशन सरकारी बॉडीज के द्वारा होना है, जो फंडिंग के शॉर्टेज है वो सही देखभाल करेगा। अभी तो हम ओपन कर रहे हैं, प्राइवेट भी लो पैसा, देश के लिए आप इनोवेट कर रहे हो, देश के लिए उससे फायदा होने वाले हैं, फिर तो पैसा तैयार है। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है आपका फोकस और आपने जिक्र किया, वो भी हम थोड़ा समझना चाहते हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी इन अ वे, आपने पूर्वी राज्यों का जिक्र किया है, तो ये जो सारी स्कीमें चल रही हैं या कुछ PLI और इनोवेशन मिला करके, वहाँ स्पेशल थ्रस्ट
क्या रहेगा, क्या आप करने जा रही हैं? इसमें एक स्पष्टीकरण से शुरू करती हूँ मेरा जवाब। जब लुक ईस्ट बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट के विषय नहीं। नॉर्थ ईस्ट को ध्यान प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 साल में इतने दिए हैं, वो कंटिन्यू होगा। मंत्रीगण हम सब भी महीने में कम से कम एक बार एक मंत्री नॉर्थ ईस्ट जाना, ये हम पक्का करके पिछले 10 साल में लागू रखा, उसको भी चलाएंगे। सो नॉर्थ ईस्ट का ध्यान जो पहले से है वो कंटिन्यू होगा। उसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार रिकग्नाइज करते हैं हमारी पूर्वी जो वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, जहाँ मैन पावर अच्छा है, पूरे देश चलाते हैं, बिहार से झारखंड से लोग फैले हुए हैं और उनका एनर्जी, अक्यूमन, स्किल्स, इसको लाजवाब, वो सब पूरे भारत देश में जहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। मगर उधर का डेवलपमेंट की ओर हम ध्यान देना है। फिर इतने अच्छा मिनरल्स है, डिपॉजिट्स है, उससे उस स्टेट्स को फैसिलिटी मिलना चाहिए। सो हम जानबूझ करके एक्सप्रेशन ये उपयोग किया है कि ईस्टर्न स्टेट्स सिर्फ डेवलपमेंट के लिए नहीं, वो इंजन ऑफ पावर होना चाहिए पूरे भारत को आगे ले चलने के लिए टुवर्ड्स विकसित भारत। इसलिए ईस्ट के ऊपर, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के ऊपर हम ज़रूर ध्यान देंगे जिससे वो इन पावरफुल इंजन बनेंगे भारत के डेवलपमेंट के लिए। जी बिल्कुल। मैं ये पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, ये नहीं है कि इससे पहले अटेंशन नहीं दिया। आपको याद होगा एकदम सड़ा पड़ा हुआ फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशंस को गैस पाइपलाइन के द्वारा कनेक्शन दे करके गैस सप्लाई का, और उस इलाके में सभी फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग पब्लिक सेक्टर कंपनीज को रिवाइव किया। नेशनल मिनरल फाउंडेशन के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के द्वारा उस इलाके से निकलने वाले खान के रॉयल्टी का पैसा डिस्ट्रिक्ट को जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का ही है प्रयत्न। सो ये सब होते आ रही है, फिर भी और ध्यान देंगे। बिल्कुल। आपने चूंकि गैस पाइपलाइन का जिक्र किया, वो बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आपने कल कहा कि माइनिंग, एनर्जी और पोर्ट और जो ये रोड और हाई डेंसिटी बिल्कुल रेलवे के कॉरिडोर और कॉरिडोर, ये पूरा एक गैमट है, ये पूरा एक गेम प्लान है। तो इसमें हम क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत 2047 बोलते हैं, इसके पीछे क्या है? जनता और पब्लिक का स्किल्स और एम्प्लॉयमेंट और उनके ईज ऑफ लिविंग और उनके एस्पिरेशंस मीट करना, ये बहुत बड़ा एक हिस्सा है। मगर ये करने के लिए हमें लॉजिस्टिक्स अच्छा चाहिए, इसके लिए हमें रॉ मटेरियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए चाहिए, ये सब इंटरलिंक्ड है। इसीलिए आप जब मिनरल के लिए, सीमेंट के लिए, अदर स्टील, ऐसे मटेरियल्स मूवमेंट के लिए एक कॉरिडोर के ऊपर ध्यान देंगे, इसका मतलब वो गुड्स अभी सस्ते में मूव होगा। जब सस्ते में मूवमेंट होता है, वो सस्ते में मिलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कम होता है, वो एक। दूसरा, पोर्ट कनेक्टिविटी। अगर आप इन सभी चीज़ों को एक्सपोर्ट करना और उससे ज़्यादा कमाने के लिए कोशिश करते हो, जहाँ उत्पादन हो रही है वहाँ से पोर्ट का चलने में आज समय भी लगता है, कॉस्ट भी बढ़ती है, उसको साफ करो। लास्ट में हमारी पब्लिक का मूवमेंट भी सुविधाजनक होना चाहिए। हम सबको मालूम है कि दिल्ली से पटना, पर्टिकुलरली दीपावली और छठ के समय कितना दिक्कत होती है। बिल्कुल, उसको सही क्यों नहीं करें? वो स्पीडीली घर तक क्यों नहीं पहुंचे? और सेफ्टी के विषय में उसमें ध्यान क्यों नहीं दें? ये सब इंटीग्रेटेड है, जिसके लिए अच्छा सा होलिस्टिक प्लान और उसका प्रावधान रेलवेज के लिए हम बनाकर दे रहे हैं।
और इसमें एक और छोटा सा मगर बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है कि 40,000 बोगीज आत्मनिर्भर बोगीज के स्टैंडर्ड पर तुरंत उसका कॉस्ट है विषय नहीं है जी। क्यों आम जनता आत्मनिर्भर ट्रेन का वैसे ही कंफर्ट लेवल में ट्रेन में चल नहीं पाएंगे, इसलिए 40,000 बोगीज को आत्मनिर्भर मतलब वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टैंडर्ड में इंटरनल सुविधा और एक्सटर्नली वो बोगी इतना ताकतवर होना चाहिए, स्पीड में भी उसमें कुछ दिक्कत ना आए। बिल्कुल। आपकी सरकार के दौरान लगातार वुमेन सेंट्रिसिटी तो बहुत रही और आपने 4 जात की बात भी कही है। वुमेन सेंट्रिसिटी जो है उसमें एक जो आपका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बनता हुआ दिख रहा है वो है लखपति दीदी। अभी तक उसको कैसा ट्रैक्शन मिला है? और मैं तो हिसाब लगाने की कोशिश कर रहा था मैम कि 3 करोड़ लखपति दीदी अगर होती हैं और 1 लाख रुपया भी जोड़ें तो कितने ज़ीरो लगेंगे? लखपति दीदी लॉन्च करने के तुरंत बाद से इतना उत्सुकता मैं गांव में देख रही हूँ। मुझे कैसे मालूम? हर मंत्री उन क्षेत्रों में जहां भेजा गया है उधर जाके एसएचजी महिला के साथ बैठकर बात करना और उनसे इंटरैक्ट करने में समझ में आ रहा है कि ये लखपति दीदी का कॉन्सेप्ट सीधा पहुंच गए गांवों में महिला के मन में कि मैं क्यों लखपति नहीं बनूं। उसके लिए वो तैयार है, आइडिया दो मैं करने के लिए तैयार हूं, मुझे थोड़ा और बैंक से मदद करो मैं करने के लिए तैयार हूं। ये सब अभी रास्ता खुल गए और खुलने के बाद जब हम बोलते हैं लखपति बन सकते हो आप, वो भरोसा से बाहर आ रही है। ठीक है, मेरा बिजनेस के लिए मेरा पिताजी या मेरे पतिजी से या मेरा भाई से कुछ मदद मुझे आवश्यकता नहीं है मगर मैं कर सकती हूँ। वो एक है उत्सुकता एकदम। और उसके कारण क्या हो रही है? नमो ड्रोन उदाहरण ले रही हूँ। महिलाओं को गांव में ट्रेनिंग देना सीधा सिलाई वगैरह के लिए नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, करने दो जिनको मन है, मगर टेक्नोलॉजी पकड़ो, ड्रोन का कंट्रोल, ड्रोन चलाओ। और किसके लिए चलाओ? खेती में अपने ही खेती हो सकता है, आपके पिताजी के खेती हो सकता है, किसी और का। उधर फर्टिलाइजर स्प्रे करने का या लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए या क्रॉप का एस्टिमेशन करने के लिए ड्रोन से आज बहुत काम हो रही है। अगर गांव में महिला का सशक्तिकरण, आप सोच लीजिए उस कॉन्सेप्ट को, सशक्तिकरण गांव में टेक्नोलॉजी के द्वारा महिला ग्राउंड में एक्शन में, इससे ज़्यादा एम्पावरमेंट के रूट क्या हो सकता है? बहुत सही इमेजरी आपने एक्सप्लेन की, इंटरेस्टिंग है ये। दूसरी चीज़ ये सोलर का जो प्लान है और जो हाउसिंग का है जिसमें आपने कहा है कि डिजर्विंग मिडिल क्लास, इसको थोड़ा हम और समझना चाहते हैं क्योंकि दोनों ही स्कीमें बहुत सिग्निफिकेंट हैं और बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो जनरेट करेंगी। हाउसिंग का विषय पीएम आवास, ग्रामीण वगैरह हो रही है, वो गरीब के लिए। इससे बढ़कर के एक 45 लाख का अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम भी है, उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलता है, टैक्स का छूट भी मिलता है। मगर इन दोनों के बीच में रेंटल हाउस में रहने वाले, रेगुलर नहीं हुआ ऐसे कॉलोनी में रहने वाले या चौल जैसे मुंबई में रहने वाले, वो गरीब के हिसाब किताब में नहीं आता, 45 लाख के घर में नहीं आता। उनके लिए क्या? इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी रिपब्लिक डे के दिन रेड फोर्ट के परिसर से यही 4 वर्गों को वर्णन भी किए कि आप किराए वाले मकान में रह रही हो या चौल में रह रही हो या इरेगुलर कॉलोनीज में रह रही हो, झुग्गी चौपड़ी में, ऐसे भी लोग जो गरीबी रेखा से शायद जस्ट अबाउट अबव है, मगर वो 45 लाख कैटेगरी में नहीं हो सकता है क्योंकि उतना खर्च वो कर नहीं सकते। उनके लिए क्या? उनको भी घर मिलना चाहिए, उसके लिए ये प्रावधान है। बिल्कुल। आपने मुंबई का चूंकि जिक्र किया, ये सचमुच बहुत ट्रेजिक है कि लोग 50-50, 100-100 किलोमीटर दूर रहते हैं अपने वर्क प्लेस से। इसमें कोर इशू क्या है? कोर इशू है लैंड।
और उसमें बहुत क्लैरिटी और बोल्ड मूव्स की ज़रूरत है। जैसे ही आप लैंड अवेलेबल करा देंगी तो बिल्कुल प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। तो ये इससे जुड़ा हुआ हम माने कि इसमें कुछ होने वाला है। उसका विवरण अभी वर्कआउट कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स बैठ करके। स्टेट गवर्नमेंट जहां इन्वॉल्व होना है उनको भी इन्वॉल्व करेंगे। आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया सेक्युलराइजेशन ऑफ डीबीटी, तो उसका एक रीजनल सेक्युलराइजेशन भी हम कह सकते हैं कि हुआ है। और 4 जात में मैंने कल लाइटर वेन में कहा कि 4 जात यानी कि 400 सीटों की बात। तो इस बार आप लोगों का, मोदी सरकार का और बीजेपी का साउथ इंडिया प्लान भी बहुत एग्रेसिव नज़र आ रहा है। थोड़ा उसके बारे में आप बताना चाहें तो। साउथ इंडिया का सेपरेटली मैं ऐसे कैसे बोलूं, ईस्ट की बात की मैम हम लोगों ने, हाँ, तो साउथ की बात कर सकते क्योंकि हैं। साउथ के बात में सच्चाई से ज्यादा गलतफहमियां घूम रही है। मैं रिकग्नाइज करती हूं उधर एजुकेशन लेवल्स, स्किल लेवल, अपॉर्चुनिटी लेवल, ये सब पहले से ठीक है। और उधर से पलायन विदेश को होने वाले लोग भी ज्यादा है। डेवलपमेंट उधर, क्योंकि इकोसिस्टम ऑलरेडी तैयार है, सरकार नहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उधर ज्यादा हो रही है। हम रियलिटी को फेस करें, इकोसिस्टम पहले से तैयार करने में राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी शायद बहुत सारे काम किए। और इकोसिस्टम हुआ ह्यूमन रिसोर्स के कारण भी। पढ़े लिखे लोग और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट लेने वाले लोग, और पहले से जैसे मैसूर साम्राज्य, उस राजा के परिवार से भी बहुत इन्वॉल्वमेंट होकर के मैसूर, और बहुत एमिनेंट पीपल साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बिल्डअप करने के लिए उधर काम किए। इसके वजह से आप देखते हैं फोन मैन्युफैक्चरर हो, आईटी हो, स्टार्टअप हो, और मेडिकल इक्विपमेंट का हो, बायो सेक्टर में बायो फार्मा, बायो जीनोम, लाइक वो सब भी मेंशन हुआ है बजट में। इन सब का प्रोत्साहन पहले से होने के कारण उधर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, और उसके वजह से वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक्टिविटीज़ में एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है। उनका सर्विसेज सेक्टर में कंट्रीब्यूशन जीडीपी में ज़्यादा है। उसके डेवलपमेंट और आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए जो प्रावधान करना है, पॉलिसी सपोर्ट करना है, ज़रूरत पड़े तो फिस्कल सपोर्ट देना है, ये सब भी हम सोचेंगे। क्योंकि आप उदाहरण लीजिए, डिफेंस कॉरिडोर क्यों गया उधर? माहौल था, चेन्नई में हार्बर, उधर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कोयम्बतूर में स्मॉल इंडस्ट्रीज और वो डिफेंस कंपोनेंट्स तैयार करने वाले, और डीआरडीओ और डिफेंस लैब्स तमिलनाडु में, इसीलिए डिफेंस कॉरिडोर गया। जैसे यूपी में दिए, माननीय प्रधानमंत्री जी बोले कि कानपुर के इर्द गिर्द कितने पब्लिक सेक्टर डिफेंस इक्विपमेंट वाले हैं। ऐसे सोच करके उधर भी ले आया डिफेंस कॉरिडोर। पहले डिफेंस कॉरिडोर क्यों साउथ में गया, ये प्रश्न था उस समय। सिर्फ साउथ में नहीं गया, यूपी में भी आया। इसीलिए रीजनल बैकवर्डनेस और रीजनल स्ट्रेंथ दोनों को हम मन में रखेंगे। इसके जवाब में मैडम आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव हमको बताया, ये डिफेंस के बारे में कि क्या सोच है। इनफैक्ट जो पूरी दुनिया की इस वक्त हालत है, जो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, तो हमको लग रहा था कि डिफेंस के बारे में भी आप इस बजट में, अंतरिम बजट में कुछ कहेंगी कि वहाँ पर और पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। आप सहमत हैं इस बात से? डिफेंस के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए अभी इस बजट में भी प्रावधान किया है, सो दैट इनोवेटिव डिफेंस प्रोडक्शन टुवर्ड्स इंडियाज आत्मनिर्भर विल हैपन। उसके लिए अलग से अनाउंसमेंट हुआ है इस बजट में। इज दैट एडिक्वेट? नो, नथिंग इज एडिक्वेट। हमारे पिछले 30 इयर्स ऑफ, पिछले मतलब मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल छोड़ें, तो उससे पहले
जितना अटेंशन देना था वो ना होने के कारण उसको भी मेकअप करके अभी दे रहे हैं। इसीलिए काफी कभी नहीं होगा आपको, लगेगा कि और डाल सकते हैं, मगर सचमुच वी आर मेकिंग अप फॉर लॉस्ट टाइम। मेरा समय अब थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा मैडम, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, अभी चूंकि जिक्र आया 14 से 24 और उसके पहले का, तो आपने कहा है कि पिछले कार्यकाल के बारे में वाइट पेपर लाएंगी यूपीए के काम के बारे में, तो इसकी क्या ज़रूरत है? संजय जी, आपने बहुत ही अच्छे इम्पोर्टेंट विषय को लास्ट में पूछा। 2014 में सरकार में आने के बाद उस समय इतना दबाव, मैं बोल सकती हूँ दबाव था माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर, इतने बुरी हालात में इकोनॉमी को आप हाथ में ले रही हो, फाइनेंसेस इतना गड़बड़ में, फ्रजाइल फाइल इकोनॉमी हो गया भारत, और हर पॉलिसी डिसीजन में पैरालिसिस की वजह से और घपले इतना होने के कारण इकोनॉमी में इतना मंदी और इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और दूसरे देशों से पैसा लेकर आने वाले इन्वेस्टर भी शक कर रहे हैं, अभी डाउट कर रहे हैं कि इधर कुछ होगा नहीं, आप क्यों ना व्हाइट पेपर निकालें। उसी समय दबाव था, मगर माननीय प्रधानमंत्री जी देश को पहले रखे, नेशन फर्स्ट करके, अगर मैं व्हाइट पेपर रखूं अभी, उससे बहुत सारे निकलता है विषय, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस चले जाएगा, कोई नहीं आएगा भारत में पूंजी निवेश लेकर के, और हमारे अपने सिटीजन्स को भी कॉन्फिडेंस टुकरा जाएगा। इसीलिए ये सही नहीं है, मैं करूँगा नहीं, ऐसे करके वो दरकिनारे कर दिया। मगर जैसे मैंने कल बोला, 10 साल हो गए हैं, 10 साल हमारे हो गए हैं, और फ्रजाइल फाइल से अभी हम टॉप 3rd इकोनॉमी में पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस समय वो पेपर ले आने में हमें भी समझ में आएगा और क्या बेहतरी करने का हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज है, और क्या हम करना नहीं है। मिसमैनेजमेंट, जो भरपूर मिसमैनेजमेंट की वजह से देश को इतना हालात गंभीर अवस्था में रख के छोड़कर चले गए थे, देश नकारे उनको, उसको लोगों के सामने ले आने का अभी मौका सही है, क्योंकि हम भी 10 साल राज किए और दिखाए, सेवा के भावना से दिखाए कि क्या करना उचित है, जनता को फायदा जिससे होता है, और क्या नहीं करना है। इसीलिए अभी वो व्हाइट पेपर आ रही है। बहुत अच्छा। चूँकि आप लोगों ने इस बजट डॉक्यूमेंट को एक बहुत, जिसको कहते हैं प्रामाणिकता, क्रेडिबिलिटी दी है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा है, जिसका असर दिख रहा है इन्फ्लेशन, करेंसी, यील्ड, हर चीज़ पे। लेकिन एकदम आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप बहुत ट्रांसपेरेंट काम करती हैं, वो ये कि ग्लोबल सिचुएशन को देखते हुए व्हाट वरीज यू, कि रिस्क कौन सा है जिसकी आपको फिक्र रहती है कि इस पर नज़र रखनी है, देश की इकोनॉमी के ग्रोथ के प्लान में दिक्कत न डाले? अनसर्टनिटी, क्योंकि ट्रेड हो या आपका कुछ ग्लोबल स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हो, सभी विषय में आज अगले 2 साल में क्या होगा ये बोलने का भी किसी का बस में नहीं है विषय। हर अनसर्टनिटी हर जगह पर, वॉर के मामले में, ट्रेड के मामले में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में, रिश्तेदारी के मामले में, एक देश दूसरे देश के साथ मेंटेन करने वाले रिश्ते के ऊपर भी कोई कुछ बोल नहीं सक रहे। ये अनसर्टनिटी ही है, मैं मानती हूँ, बड़ा सा चैलेंज है। बिल्कुल। हम आशा करते हैं जिस प्रकार का बजट आप लेकर के आई हैं, अंतरिम बजट, उससे काफ़ी इंडिकेशन मिल रहे हैं, और जुलाई महीने में फिर एक बहुत ही जिसको कहते हैं इनोवेटिव और एम्बिशियस बजट लेकर के आप आएंगी। उसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं, और आपने हमारे लिए वक्त निकाला उसके लिए बहुत धन्यवाद। दर्शकों से मैं ये कह सकता हूं कि अगर बजट सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड भी निर्मला जी ने बनाया है, तो सबसे छोटा भाषण देने का भी रिकॉर्ड निर्मला जी ने ही बनाया है। और इस वक्त हमारे दर्शक जो हैं वो मैम करीबन 5 हमारे नए चैनल, टोटल 6 वेबसाइट और उसके 18 सोशल मीडिया हैंडल, 29 प्लेटफॉर्म पर हमारे इस कार्यक्रम को आपने लाइव देखा, आपने हमको समय दिया। दर्शकों की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों के लिए मेरा नमस्कार।